22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जो कि खूबसूरत पर्यटन के लिए मशहूर है। चारों तरफ हरी भरी वादियां, शांत माहौल और देश भर से आए पर्यटक जो वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ आतंकवादी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से उनका नाम नहीं, उनका धर्म पूछा और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। लेकिन यह केवल एक आतंकी हमला नहीं था। अगर आप 14 मई 2025 की PIB रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके अनुसार यह हमला पुराने तरीकों से अलग था। इसका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं, बल्कि भारत को भीतर से धार्मिक आधार पर तोड़ना था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आतंकवाद की रणनीति बदलती है तो क्या किसी राष्ट्र की प्रतिक्रिया भी बदलनी चाहिए? और अगर बदलनी चाहिए तो वो बदलाव कैसा दिखता है? इस सवाल का जवाब 7 मई 2025 की रात सामने आया। लेकिन उस रात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है। 2016 में उरी हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई। लेकिन हर बार यही सवाल उठा, क्या यह काफी था? क्या इन कार्रवाइयों ने आतंकी ढांचे को वास्तव में नष्ट किया, या यह सिर्फ एक कड़ी चेतावनी थी? 2025 के पहलगाम हमले ने इसी पुराने सवाल को नए तरीके से खड़ा कर दिया, और इस बार जवाब बिल्कुल अलग था। 7 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के कार्यक्रम में कहा कि यह कार्रवाई बहुत सोच समझकर और संयमित तरीके से की गई। ये कार्रवाई सिर्फ आतंकवादी ट्रेनिंग शिविर और अन्य बुनियादी ढांचे तक सीमित थी। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात भारतीय सशस्त्र बलों ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया। रात के 1:44 पर PIB ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मतलब पहले कार्रवाई पूरी हुई, फिर सूचना जारी की गई। ये एक प्री अप्रूव्ड, प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, ना कि कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह जाम करते हुए सिर्फ 23 मिनट में यह मिशन पूरा किया। PIB के 18 मई 2025 के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस पर हाई इंपैक्ट एयर ऑपरेशंस किए, जिसके विजुअल प्रूफ्स बाद में ब्रीफिंग्स में दिखाए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया, और इस बार जवाब मिलिट्री था। 7 और 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें अवंतीपुरा से लेकर भुज तक, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोबी और उत्तरलाई शामिल थे। ये वो पल था जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का असली इम्तिहान होना था। MOD की एनुअल रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन एक भी टारगेट को हिट करने में नाकाम रहा। हमारी एसेट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद 8 मई की सुबह भारत ने शुरू किया अपना फेज 2। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके एयर डिफेंस रेडार्स को निशाना बनाया। यहां तक कि लाहौर में एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब यहां एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में इंफॉर्मेशन वॉर भी चलती है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया कि पाकिस्तान ने एक इंडियन राफेल विमान को मार गिराया है, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को अपने आधिकारिक बयानों में स्वीकार नहीं किया है। तो जब तक कंफर्मेशन ना हो, इसे एक डिस्प्यूटेड फैक्ट ही मानना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारतीय हमलों में मस्जिदें और सिविलियन एरियाज प्रभावित हुए हैं। यह भी एक विवादित विवरण है, जिसे भारत ने अपनी आधिकारिक ब्रीफिंग्स में खारिज किया। एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या कह रहा है और क्या दावे किए जा रहे हैं। दोनों के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। अब उस आयाम की बात करते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को एक साधारण जंग से कहीं ज्यादा एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाता है। अगले सप्ताह पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और गोलाबारी के जरिए धार्मिक स्थलों, जम्मू का शंभू मंदिर, पुंछ का एक गुरुद्वारा और एक ईसाई कॉन्वेंट को निशाना बनाया गया। PIB के ऑफिशियल एनालिसिस के मुताबिक ये कोई रैंडम अटैक्स नहीं थे। इनका मकसद था भारत की आंतरिक सामाजिक एकता को पूरी तरह से प्रभावित करना।
यहीं से ये संघर्ष एक नई रणनीतिक स्वरूप को धारण कर लेता है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, ये समाज के भीतर, सूचना के क्षेत्र में और धार्मिक सामाजिक विभाजनों के बीच भी लड़ा जाता है। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारना और उसके बाद धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना ये महज एक हमला नहीं था, बल्कि सूचना और मनोविज्ञान को हथियार बनाकर लड़ा गया एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सूचना युद्ध भी छिड़ गया था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठ और गलत खबरों का एक आक्रामक अभियान चला दिया। ये साइबर और सूचना युद्ध का एक ऐसा रूप था जो कारगिल की लड़ाई के समय देखने को नहीं मिला था। ये साल 2025 का एक बिल्कुल नया और आधुनिक युद्ध क्षेत्र था, जहां हथियारों से पहले इंटरनेट और डेटा के जरिए हमला किया जा रहा था। भारत का जवाब भी सिर्फ सेना की कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने भी कई कड़े कूटनीतिक कदम उठाए। सबसे पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया। साथ ही दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर सिर्फ 30 करने का फैसला लिया गया। जमीनी स्तर पर अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा और कड़ा फैसला था सिंधु जल संधि को निलंबित करना। ये कदम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर उसके पानी की आपूर्ति को प्रभावित करने वाला था। भारत का ये आखिरी फैसला सबसे ज्यादा गौर करने वाला है। दशकों पुरानी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को पहली बार एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस कदम के जरिए भारत ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। ये बयान पीआईबी के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। आखिरकार 10 मई 2025 को वो पल आ गया जिसका हर किसी को इंतजार था। उस दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की गुहार लगाई। इसके बाद 12 मई को दोनों अधिकारियों के बीच औपचारिक वार्ता हुई और दोनों देशों ने ऑपरेशन रोकने का फैसला किया, क्योंकि 10 मई की शाम 5 बजे से सहमति बनी कि जमीन, आसमान और समंदर हर मोर्चे पर फायरिंग बंद कर दी जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। युद्ध विराम होने के बावजूद सीमा पार से ड्रोन्स की लहरें भारतीय नागरिक और सैन्य इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करती रहीं, जिन्हें हमारी सेना ने सफलतापूर्वक रोक दिया। रक्षा मंत्री ने संसद में इस पूरे ऑपरेशन की राजनीतिक परिभाषा स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई नापाक हरकत की तो भारत पहले से भी ज्यादा सख्त और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसकी वजह से इस ऑपरेशन का नाम रणनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप ने अरब सागर के उत्तरी हिस्से में अपनी ऐसी धाक जमाई कि पाकिस्तानी नौसेना को मकरान तट के पीछे दुबक कर रहने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान सीमा सुरक्षा बल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। पीआईबी के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार जब ये ऑपरेशन चल रहा था, उसी दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई। बीएसएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 घुसपैठियों को ढेर किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। चाहे ड्रोन युद्ध हो, एडवांस एयर डिफेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सैन्य तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ये ऑपरेशन भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस पूरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम ने थल, नभ और जल तीनों सेनाओं के बीच पल पल की जानकारी साझा की, जिससे आसमान से आने वाले हर खतरे को बड़ी आसानी से हवा में ही खत्म कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय के वार्षिक दस्तावेज में भी ये विशेष रूप से उल्लेखित है कि इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था। ये दिखाता है कि भारत अब न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि उसके पास खुद की विकसित की हुई विश्व स्तरीय तकनीक भी है। अब बात करते हैं उन रणनीतिक सबकों की जो इस पूरी घटना के बाद साफ तौर पर उभर कर सामने आते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक ये है कि जैसे जैसे आतंकवाद के तरीके बदल रहे हैं, देश के जवाब देने की रणनीति भी बदलनी चाहिए। पहलगाम में जिस तरह लोगों का धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया और फिर धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ, वो एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि आतंकवाद अब केवल भौगोलिक सीमाओं को नहीं, बल्कि सामाजिक एकता को भी निशाना बना रहा है। दूसरा सबक ये है कि तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर होना अब सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत का जवाब बहुत ही नपातुला और सटीक था।
बिना सीमा पार किए ही भारतीय सेना ने अपनी तकनीक के दम पर आतंकी ढांचों को पूरी तरह तबाह कर दिया। तीसरा सबक हमें यह सिखाता है कि आज के दौर में सूचना का युद्ध भी उतना ही जरूरी है जितना कि मैदानी जंग। जो देश अपनी बात सही समय पर और सही तरीके से दुनिया के सामने रखता है, वही कूटनीतिक मंच पर जीत हासिल करता है। चौथा सबक यह है कि दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। इसी बातचीत की वजह से ये युद्ध एक सीमित दायरे में रहा और बड़े संकट में नहीं बदला। दो परमाणु शक्तियों के बीच ऐसे संवाद का होना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने इसे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और रणनीतिक आजादी का एक बड़ा सबूत बताया। 22 अप्रैल से 10 मई तक के उन 18 दिनों में एक पूरा नया अध्याय लिखा गया। इसमें आतंकवाद, सैन्य कार्रवाई, एयर डिफेंस, ड्रोन युद्ध, सूचनाओं की लड़ाई और कूटनीति सब कुछ एक साथ देखने को मिला। लेकिन इस बीच हमें उन 26 निर्दोष लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वे सिर्फ घूमने आए थे और अपने घर लौटना चाहते थे। उनकी याद में हमें ये याद रखना होगा कि हमने क्या खोया और क्या सीखा, ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो।